हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो एजैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईपीओ की डिटेल्स क्या है, कितने पैसे कंपनी उठा रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। साथ ही साथ हम लोग जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक करेंगे कंपनी का। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये आईपीओ में मैं अप्लाई करने के बारे में सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। आप जो कुछ भी सोचोगे वो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना इस वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और एजैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। अभी ये आईपीओ शुरू होगा 10 तारीख को और ये खत्म होगा 12 तारीख तक। 13 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी। 14 तारीख के दिन जिस जिसको अलॉटमेंट मिली है उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे वैलेंटाइंस के दिन। और जिस जिसको अलॉटमेंट नहीं मिली है उसके अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे, तो आप अपनी वैलेंटाइंस के साथ घूमने जा सकते हो। और 17 फरवरी यानी अगले मंडे के दिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। तो फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये की फेस वैल्यू पर है ये शेयर। और अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 599 से लेके 629 पर है। अगर अप्लाई करना है तो 629 पर ही अप्लाई करेंगे। 23 शेयर्स का एक लॉट बना है। और अगर मैं टोटल इशू साइज की बात करूं यानी कि कंपनी को कितने पैसे चाहिए, तो लगभग 1270 करोड़ रुपए चाहिए। और इसके अंदर सबसे बुरी बात यह है कि पूरा का पूरा 100% OFS है, यानी कि कंपनी के जेब में एक भी रुपया नहीं जाएगा। प्रमोटर्स अपना माल बेच के निकल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अभी फिलहाल मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग कंपनी के डेफिनेटली फंडामेंटल्स भी देखेंगे और समझेंगे बिजनेस मॉडल, उसके बाद ही मैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूंगा। कोटा की बात करेंगे तो क्यूआईबी को मिला है 50%, रिटेल के पास है 35% और एचएनआई के पास है 15%। अगर हम लोग 2 लाख के नीचे की अगर एप्लीकेशन डालेंगे जिसका हम लोग को 13 लॉट हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं, तो हम लोग रिटेल कैटेगरी में रहेंगे। जैसे ही 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन हो जाएगी वैसे ही हम लोग एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, एचएनआई कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी, कोई भी अपने को डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लॉक इन की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी अगर प्री होल्डिंग पैटर्न देखेंगे यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे प्री आईपीओ, तो 93.50 का है। ऑब्वियसली पोस्ट आईपीओ अभी अपना प्रमोटर्स लोग अपना शेयर बेच रहे हैं, तो पोस्ट आईपीओ डेफिनेटली 75 के नीचे तो जाएगी एज पर सेबी मैंडेट। ठीक है, कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं कंपनी के बारे में, जान लेंगे कि भाई कंपनी का एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये कंपनी शुरू हुई थी 1992 में, यानी कि आज से लगभग 33-34 साल पहले। Ajax Engineering Limited manufactures a wide range of concrete equipment and service across the value chain। तो लोग कंक्रीट इक्विपमेंट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, लोग सीमेंट के जो इक्विपमेंट रहते हैं ना उसके ऊपर लोग काम करते हैं। एज ऑफ September 30th 2024 द कंपनी हैज डेवलप्ड 141 concrete equipment variants for the value chain and sold over 29,800 units in India in the last 10 years। तो ये फिलहाल नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 10 साल में लोग ने लगभग 30,000 यूनिट्स बेचे हैं, यानी कि हर एक साल में लोग 3,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। और अगर मैं इसको और फर्दर क्लासीफाई करूँ तो मतलब एक एक क्वार्टर में लोग 750 यूनिट बेच पा रहे हैं, यानी कि एक महीने में लोग 250 यूनिट्स बेच पा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर फिलहाल लग रहा है। ठीक है, as of September 30th 2024, the design, engineering and development team has 79 full-time employees, about 16% of the total workforce। ठीक है, एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज़ 4 फैसिलिटीज़। किधर किधर है? कर्नाटक में है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा ठीक है, कर्नाटक में ही चारों फैसिलिटी है। जो ये सब लोकेशन है अभी ये लोग का प्रोनाउंसिएशन में नहीं कर पाऊंगा, तो आप खुद ही प्रोनाउंस करके आप देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के पास 51 डीलरशिप्स है 23 स्टेट्स इंडिया के, और 114 टच पॉइंट्स है इंक्लूडिंग 51 हेडक्वार्टर्स एंड 63 ब्रांचेस, 34 ऑफ विच ऑल्सो सर्व एज सर्विस सेंटर्स। तो ये लगे जो भी प्रोडक्ट्स जिधर भी खराब वराब होते रहेंगे उसमें भी ये लोग 63 ब्रांचेस में के जो 34 जगह है वो लोग को ये लोग ने सर्विस सेंटर भी जैसे बना के रखा है।
ताकि कुछ भी अगर दिक्कत आएगी, जो भी ये लोग कंक्रीट के जो वेरिएंट्स बेच रहे हैं या जो इक्विपमेंट बेच रहे हैं उसके अंदर कुछ भी दिक्कत आएगी, ये लोग वो सब कुछ करके ठीक करके भी दे देंगे। कंपनी हैज एस्टैब्लिश 25 डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, द मिडल ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका, यानी कि ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं अपना माल। द कंपनी हैज सोल्ड कंक्रीट इक्विपमेंट एंड स्पेयर पार्ट्स टू ओवर 15,700 कस्टमर्स। ठीक है, अभी एक बात तो समझ में आ गई कि ये आइडियली एक B2B बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कंक्रीट मिक्सर वो सब आप या मेरे जैसे लोग हम लोग घर के सामान के लिए तो लेंगे नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर ये लोग क्या क्या है, सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर्स, बैचिंग प्लांट्स, ट्रांसलेट मिक्सर्स, बूम पंप्स, कंक्रीट पंप्स, सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप्स, स्लिप फॉर्म पेयर्स, 3D कंक्रीट प्रिंटर्स। अभी सच बताओ तो ये जो भी प्रोडक्ट्स है, मुझे नहीं पता ये किस काम आते हैं, क्यों आते हैं। आप एक बार कमेंट करके बता देना अगर आप में से किसी को ये चीज़ पता है तो। As of September 30th, 2024, the service team includes 85 employees such as coordinators, managers, specialists and customer service executive supporting our dealer network. ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ या कंपनी की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। मार्केट लीडर इन द लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग SLCM मार्केट। अभी SLCM का मतलब क्या होता है ना, बताता हूँ। सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, यही मतलब होता है SLCM का। ठीक है, तो ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग मार्केट लीडर है। ठीक है, लीडिंग कंक्रीट इक्विपमेंट कंपनी विद अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट सर्विसेज सोल्यूशन अक्रॉस द कंक्रीट एप्लीकेशन वैल्यू चेन। स्ट्रॉन्ग इन हाउस डिजाइन टीम है, डेवलपमेंट टीम है, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी भी है लोग के पास। टेक्नोलॉजी लेड असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, द रोबस्ट सप्लायर नेटवर्क। तो ये लोग का सप्लायर नेटवर्क और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपनी को एक एज दे देता है। साथ ही साथ ये लोग मार्केट लीडर भी है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस विद लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप इन द कंक्रीट इक्विपमेंट मार्केट। डाइवर्सिफाइड तो है क्योंकि आप देखोगे जैसे एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, अफ्रीका में है, तो दो दो कॉन्टिनेंट में अच्छे खासे देशों में ये लोग ने कवर कर लिया होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम सपोर्टेड बाय क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल। ठीक है, ये तो मतलब ऑब्वियसली हम लोग को नहीं पता चलेगा, वो जब हम लोग प्रॉपर DRH पे जब पूरा पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, इससे हम लोग को कंपनी का थोड़ा बहुत क्या एटलीस्ट 80% हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे लोग ऑपरेट कर रहे हैं। एसेट्स की बात करेंगे उसके पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे फुल ईयर, और यहाँ पर तो अभी फरवरी शुरू हो गया है, फिर भी हम लोग के पास सिर्फ सितंबर तक का डेटा है। आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे क्वार्टर का डेटा भी आ जाना चाहिए था। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 735 के एसेट्स थे, वो बढ़कर 970 करोड़ के आसपास के एसेट्स हो गए, अच्छा खासा जंप आया। फिर उसके बाद बढ़कर 1230 के एसेट्स हो गए, और उसके बाद 2 क्वार्टर में एसेट्स और बढ़ गए लगभग 90 करोड़ के आसपास के। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जंप आया है एसेट्स में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से भी देखेंगे तो लगभग डबल हो गए एसेट्स। ठीक है, रेवेन्यू की बात करते हैं। 770 करोड़ के रेवेन्यू थे, बढ़कर एक मतलब 1170 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा जंप है, 30-35% का जंप है। और उसके बाद ऑलमोस्ट 50% का जंप और आ गया, 1780 करोड़ के रेवेन्यू हो गए, और यहाँ पर 800 करोड़ का रेवेन्यू है फिलहाल। तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग का ज़्यादातर बिजनेस आ रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। ठीक है, तो ये जब पूरे साल की जब बैलेंस शीट और हम लोग को जब ये आएगा इनकम स्टेटमेंट और सब, तब हम लोग को समझेगा कि एग्जैक्टली कंपनी का बिजनेस या कंपनी को जो रेवेन्यू आता है वो सेकेंड हाफ में आता है या नहीं आता है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इस हिसाब से रेवेन्यू तो ड्रॉप हो रहे हैं, बट अगर मैं सेकेंड हाफ के हिसाब से भी कंसिडर करूँ तो अगर फर्स्ट हाफ में आपने 800 करोड़ के आसपास किया तो सेकेंड हाफ में आप 1000 या 1200 करोड़ के आसपास करोगे, तो रेवेन्यू में उतने तेज़ी से जंप तो आता हुआ नहीं दिख रहा है। बट अगर हम लोग 2022 के कंपैरिजन में करेंगे तो जहाँ पर पूरा एक साल जहाँ पर ये लोग को 770 करोड़ कमाने के लिए लग जाता था, वहाँ पर ये लोग ने 6 महीने के अंदर जो एक साल का टारगेट था वो तो पूरा किया ही किया, साथ में और 24-25 करोड़ एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो उस हिसाब से तो कंपनी ने ग्रो किया है। 770 करोड़ के ऊपर 66 करोड़ का रेवेन्यू है, सॉरी प्रॉफिट है। 1200 करोड़ या 1170 करोड़ के ऊपर 130 करोड़ का प्रॉफिट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है, 10-11% का इधर दिख रहा है हम लोग को मार्जिन। और फिर उसके बाद 1800 करोड़ के आसपास में 225 करोड़ का रेवेन्यू है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर यहाँ पर दिख रहा है। 800 करोड़ के जस्ट नीचे की रेवेन्यू हुई थी, वहाँ पर 101 करोड़ का शगुन वाला प्रॉफिट है। और अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ परसेंटेज के हिसाब से, लगभग 12% के आसपास हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है, जो कि B2B बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक नंबर है। ठीक है,
रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो रिजर्व्स पहले 575 करोड़ के रिजर्व्स थे, बढ़कर 702 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, बढ़कर 906 करोड़ के हो गए और उसके बाद बढ़कर अभी 984 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर यहाँ पर भी दिख रहा है। तो फिलहाल तक तो फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं। बोरोविंग्स देख लेते हैं। 7 करोड़ की बोरोविंग्स थी, बढ़कर 10.25 करोड़ की बोरोइंग हो गई, फिर घटकर 6.23 की हो गई और अभी यहाँ पर बोरोइंग्स नहीं है। यानी कि अगर ये 6 करोड़ भी अगर हम लोग पकड़ेंगे तो 1000 करोड़ में से 6 करोड़ की बोरोइंग्स है। काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग का नंबर भी बहुत अच्छा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को तो भाई 3 स्टार तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एक नंबर है। चलिए कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं, इससे हम लोग को और भी आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी का मतलब और भी केपीआई जो रेशियोज है वो किस तरीके से दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखोगे सबसे पहले तो कंपनी लगभग 7200 करोड़ के आसपास की कंपनी है, मिड कैप कंपनी डेफिनेटली कंसिडर होगी। आरओई की बात करूँ तो लगभग 25% का आरओई है और आरओसी 33% का है। आरओई और आरओसी दोनों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पर, आप वो जाकर देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उसके अंदर समझाया है आरओई और आरओसीई के बारे में। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो भाई बहुत ही बढ़िया डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का। मतलब आप इसको मान सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी ही है। ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.4 का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पैट मार्जिन जैसा हम लोग ने डिस्कस करा था 12-12.5% के आसपास है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.84 का है, थोड़ा सा मुझे ओवर वैल्यूड लग रहा है। बट अगर मैं ईपीएस और पीई की बात करूँ तो प्री आईपीओ ईपीएस होगा 19.68 का, पोस्ट आईपीओ 17.5 का हो जाएगा। ईपीएस में ऑब्वियसली थोड़ी बहुत गिरावट आएगी लेकिन फिर भी खराब ईपीएस नहीं है, पॉजिटिव में है नंबर, साथ ही साथ डबल डिजिट में है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। पीई की बात करूं तो प्री आईपीओ 32 के आसपास का था, पोस्ट आईपीओ 35.5 का हो जाएगा। तो पीई के हिसाब से भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक सा वैल्यू लग रहा है, तो स्लाइटली फेयर वैल्यू टू ओवर वैल्यूड जोन में आ रहा है। बाय द वे पीई और पीबी रेशियो के ऊपर भी डेफिनेटली एक वीडियो बनाया गया है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। बाय द वे मैं ऑब्जेक्टिव तो नहीं देखूंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा ओएफएस है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली कंपनी के जेब में 1 रुपया भी नहीं जा रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो देख के एक नंबर लग रहे हैं, अप्लाई करने का मैं सोच सकता हूँ। बट अगर अप्लाई करूंगा तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 लॉट में ही अप्लाई करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं करूंगा। क्योंकि और भी मतलब देखना होगा कि जैसे सितंबर का अभी तक डेटा मिला है, तो क्या सेकेंड हाफ में वो लोग 1800 या उससे ज़्यादा का सेल पूरे साल में क्लॉक कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर कर लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग फिर उसके बाद वाला मतलब जब भी जैसे लिस्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपने और पोजीशंस बनाने का मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी कि जीएमपी। ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है 57 का, जो कि अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 9% का है। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के या सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के वजह से जिसको हम लोग लिस्टिंग गेन्स बोलते हैं उसके वजह से सिर्फ अप्लाई नहीं करना चाहिए कोई भी आईपीओ में। हमेशा ये देख के अप्लाई करना चाहिए कि भाई जो इंडस्ट्री है वो कितनी अट्रैक्टिव है और साथ ही साथ जो कंपनी है वो कितनी अट्रैक्टिव है। ठीक है, जैसे कि मैंने विशाल मेगा मार्ट के टाइम पे मैंने उस आईपीओ में अप्लाई किया था, मुझे आईपीओ मिला भी था और अभी आप देख सकते हो 77 के भाव पे, मतलब अपर बैंड था 77 78, मुझे याद नहीं है, आप एक बार कमेंट कर देना या वो वाली वीडियो जाके देख लेना। बट अभी भी आप देखोगे कुछ वो अभी भी 115 120 के आसपास चल रहा है वो, तो कंपनी भी अच्छी थी। ठीक है, तो मतलब मैं कोई भी आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, इंडस्ट्री अच्छी है या नहीं है, वो देख के अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आईपीओ को भी हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच सकते हैं। काफ़ी लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से आते हैं, तो मेरा तो एटलीस्ट वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता है। बाकी आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स होंगे नहीं होंगे, और क्या आप अप्लाई करने का सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।